नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम एक जीन वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे एक संकर संकरण के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने एक संकर संकरण में एक लक्षण को लेकर अध्ययन किया था। इसीलिए इसे एक संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे मेंडल ने जिन लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था उसमें लंबाई का जीन था, लंबा पौधा, लंबा, एक सेकंड, लंबा और बौना। तो यहाँ पे लंबे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे और बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित किएंगे। इनका आपस में जब क्रॉस कराया तो जो पौधे उत्पन्न हुए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। इनका क्रॉस कुछ इस तरह से कराया जा सकता है। इनका क्रॉस कराने का दो तरीका होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक इस तरह से इनका क्रॉस कराया जा सकता है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी पौधे जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्राप्त हुए। इस तरह से कराया जा सकता है। दूसरा कराने का एक तरीका ये है कि यहाँ पर इसका क्रॉस इसके साथ करा सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ करा सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला इसका क्रॉस इसके साथ करा सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ करा सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी पौधे जो प्राप्त हुए उसे हम उसमें देख पा रहे हैं कि सभी पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के हैं। तो आपकी इच्छा हो चाहे इस तरह से क्रॉस करा सकते हैं और चाहे इस तरह से क्रॉस करा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ये पेरेंट प्लांट हैं या जनक पौधे हैं, इनको हम जनक पौधे का, ये भी जनक पौधा है और ये भी जनक पौधा है। इनका क्रॉस जब कराया गया तो जो उत्पन्न हुए इसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे या F1 जनरेशन कहेंगे। ये F1 पीढ़ी का प्लांट है जिसमें से 4 पौधे प्राप्त हुए। तो हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, जो कैसे हैं, संकर हैं, हाइब्रिड हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होमोजाइगस है और ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है। ये दोनों होमोजाइगस हैं, समयुग्मजी हैं, और ये विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है। अभी इसका जो F1 जनरेशन में जो भी पौधे प्राप्त हुए, तो यहाँ पे 4 पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पे क्रॉस कराने पे आपने देखा 4 पौधे प्राप्त हुए। तो इसका जब उन्होंने क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी में जो प्लांट प्राप्त हुए, उनको जो सीड प्राप्त हुए उसका उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का जब आपस में सेल्फ क्रॉस कराया तो यहाँ पे हम इस तरह से भी करा सकते हैं, इसका इसके साथ, कैपिटल टी, इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ, स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये शुद्ध लंबा है और ये दोनों जो हैं ये भी लंबे हैं, और ये एक अकेला ये बौना है। ये दोनों लंबे हैं लेकिन ये शुद्ध लंबे नहीं हैं, ये हाइब्रिड लंबे हैं।
क्योंकि लंबे इसलिए हैं, कैपिटल टी जो यहाँ पर है, ये कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है, ये अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है, और यहाँ पर जो स्मॉल टी प्रेजेंट है ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। इसी कारण ये पौधे लंबे हैं, क्योंकि स्मॉल टी यहाँ पे रिसेसिव है, बौनापन वाला जीन रिसेसिव है, और जो लंबाई वाला जीन है वो क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो इसका यहाँ पे F1 जनरेशन में तो सभी लंबे थे, इसलिए वहाँ पर 100% जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम था। लेकिन यहाँ पर अभी हम रेशियो निकालेंगे जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में हम देख पा रहे हैं ये अलग है और ये दोनों एक जैसे, फिर ये अलग है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो रेशियो आ जाएगा, एक ये है, दो ये हैं, एक ये है, तो अनुपात हम ऐसा लिख सकते हैं 1:2:1। जीनोटाइप रेशियो ऐसा है। और बात करते हैं हम यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो की। फिनोटाइप बाह्य लक्षणों को देख के जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। तो देखने में तो 3 पौधे हमको लंबे दिखाई दे रहे हैं। 3 पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये 3 लंबे, तो 3 लिख दिया हमने। और एक जो है केवल बौना है, तो इसका अनुपात 1 लिख दिया। तो 3:1 जो है ये इसका फिनोटाइप लक्षण है। हम आपके लिए एक स्लाइड लेके आए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट जनरेशन है, ये पौधा, ये पौधा, ये दोनों पेरेंट हैं, जिसमें से ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, लंबा और बौना, इनका आपस में क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन में यहाँ पे जो प्लांट प्राप्त हुआ वो हाइब्रिड था, लेकिन वो लंबा था। इसमें जितने भी जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो फिनोटाइप में सभी लंबे और जीनोटाइप में हम देख पा रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्लांट प्राप्त हुए हैं। और क्रॉस कराने का ये तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये कर सकते हैं, बाकी दूसरा भी हमने आपको बता रखा है। फिर से इनका F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराने पे, F1 जनरेशन में जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराने पे यहाँ पे ये एक लंबा, शुद्ध लंबा, 2 हाइब्रिड लंबे और एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो इसका है। जीनोटाइप रेशियो में 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो में 3:1, इस तरह से रेशियो आ रहा है। अभी हम आपके लिए ये लिख के लाए थे, तो देखते हैं। मेंडल ने उन कारकों को कारक कहा जो युग्मकों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक सेकेंड, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नियम के आधार पे मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए। मेंडल का जो पहला नियम था उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम। और दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। प्रभाविता के नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं और पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया अपना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जैसे उन्होंने जब क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, इसमें से कैपिटल टी खुद को खुद का प्रभाव प्रदर्शित कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल टी अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीन है वो कैसे हैं, जोड़े में है,
और एक अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है जिसका प्रभाव है, और दूसरा प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है जो अप्रभावी है। तो यहाँ से निकल के आता है एक जीन ऐसा होता है जो अपने आप को प्रभावी प्रदर्शित कर पाता है, उसे यहीं से निकल के आता है प्रभाविता का नियम। तो वंशागत का जो सिद्धांत था उसके आधार पे यहाँ पे जो नियम निकल के आए थे, प्रभाविता का नियम, वर्णों को अलग अलग इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जितने भी यहाँ पे जितने भी जो जीन होते हैं, यहाँ पे जितने भी लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको अलग अलग जीन, ये जो लंबाई वाला अलग जीन होता है, बौनेपन वाला अलग जीन होता है, तो इनको अलग अलग जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे लंबाई का अलग है, पुष्प का कलर का अलग है, और सीड का कलर का अलग है, सीड के शेप का अलग है। तो इनको अलग अलग जीन प्रदर्शित नियंत्रित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। कारक जो होते हैं, कारक जिसे फैक्टर या जीन कहा जाता है, उसी की बात की जा रही है। मेंडल ने जीन को कारक कहा था। और कारक हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। असमान कारकों की जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे पर हावी होता है। ये कौन सा नियम है, प्रभाविता के नियम में एक जो है दूसरे पर हमेशा हावी होगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी पर हावी है, जिसके कारण F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं। अगला है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम जो है, इसमें एलील मिश्रित नहीं होते हैं और दोनों लक्षण युग्मक निर्माण के दौरान F2 जनरेशन में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अब इनका क्रॉस जब कराया गया, इनका क्रॉस जब आपस में फिर से कराया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब आपस में क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पे 4 टाइप के प्लांट बनते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। जैसे यहाँ पर ये F1 जनरेशन में इसका प्रभाव दिख रहा था, जब इसका क्रॉस फिर से कराया गया तो यहाँ पे कैपिटल टी शुद्ध रूप से अलग हो गया, और यहाँ पर ये भी शुद्ध रूप से स्वयं को अलग कर लिया। तो यहाँ पर जो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, इसी को हम पृथक्करण के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, एलील मिश्रित नहीं होते, जितने भी एलील है वो मिक्स नहीं होंगे। दोनों लक्षण युग्मक निर्माण के दौरान F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान लक्षण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। समयुग्मजी समान प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, लेकिन विषम युग्मजी विषम लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो मेंडल का जो पहला नियम था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नियम, उससे 2 नियम निकल के आए, एक प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूह प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। तो प्रभाविता का जो नियम था उसमें वो F1 जनरेशन से प्राप्त हुआ, और पृथक्करण का जो नियम था वो F2 जनरेशन से प्राप्त हुआ। अभी NCERT रीड कर लेते हैं। एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण कराया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण में उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्हें प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। अभी यहाँ पे क्रॉस कराने की जो प्रक्रिया है मेंडल द्वारा, मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए, ये मटर का फूल है। अब इस पुष्प में ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है। इस पुंकेसर को यहाँ पे कैंची द्वारा काट के अलग किया जा रहा है। पुंकेसर को,
पुष्प से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन जब यहाँ से इस पुष्प के पुंकेसर को हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे पुष्प के, इस वाले पुष्प के पुंकेसर को इसके ऊपर रगड़ा या फिर पुष्प को उसके ऊपर रगड़ा जाएगा, जिससे इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर झड़ जाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। इस परागण को परपरागण कहा जाता है। अभी क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं F1 जनरेशन में सभी पौधे जो है, सभी पौधे के पुष्प बैगनी कलर वाले प्राप्त हुए हैं। आगे है इसमें, इस पीढ़ी को प्रथम संतति या F1 पीढ़ी भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण पौधों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में दो में से एक प्रकार के लक्षण को भी अभिव्यक्त होती है, दूसरे जनक के लक्षण अप्रकट नहीं होते हैं। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उससे देखकर आश्चर्य हुए कि F2 में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे जो F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया। अब वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधे का अनुपात कुल F2 में 25% था, जबकि 75% लंबे पौधे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, आपस में ये मिक्स नहीं हुए थे, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने, मझले कद के कोई प्लांट नहीं थे। जैसे सामान्यतः क्या होता है, जैसे माता जो है उसकी किसी बच्चे की माता लंबी हैं और पिता की हाइट थोड़ी कम है, तो क्रॉस कराने पे बच्चा जो होता है मिडिल मतलब मध्य लंबाई का होता है, या पिता बहुत ज़्यादा लंबे हैं माता बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो मध्यम लंबाई का बच्चा हो सकता है। आगे इसमें है कि जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F2 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे क्रॉस कराया ये लंबा पौधा और बौने पौधे का, ये जनक थे, ये जो है जनक हैं, ये लंबा और ये बौना। अभी F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे हो गए, इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया था। आगे पहले इसको देख लेते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया, कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होती है। उसने इस वस्तु को फैक्टर या कारक कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं, क्योंकि उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी, अब जीन की खोज हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। अगर आपको जीन की परिभाषा पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं जीन क्या होती है, जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। किसी जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा इसकी सूचना उसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, एलील की बात किया जा रहा है, जो एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले जीन होते हैं उन्हें एलील कहा जाता है।
आगे है, यदि हम प्रत्येक जीन के अक्षरों को प्रतीक दें तो F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है, उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण के जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। मतलब जो यहाँ पे प्रभावी है उसे कैपिटल लेटर से, जो अप्रभावी है उसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी अलील हैं। दूसरे शब्दों में पौधों की ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार के होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबाई वाले हैं, और ये स्मॉल टी ये बौनेपन वाला है। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया, तदरूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा समयुग्मजी क्रमशः कैपिटल टी तथा स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी के पौधे को जीनोटाइप या जीन प्ररूप और लंबे बौने फिनोटाइप दृश्य प्ररूप होते हैं। जीन अगर देख के हम बात करेंगे इस तरह से तो ये क्या है, कैपिटल टी, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी ये जीन देख के बात किया जा रहा है कि पौधा लंबा है, ये पौधा बौना है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात किया जाए जैसे कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, बाहर से देखने पे तो ये फिनोटाइप लक्षण में हम बताएंगे कि पौधा लंबा है, लेकिन जीन देख के हम बताएंगे ये बौना है। एक इसमें जीन बौना है और एक लंबा है। बाकी ये बौने वाला जो जीन है ये कैसा है, स्मॉल टी होता ही है। आगे है, अगर हम किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप में वो लंबा पौधा ही होगा। मेंडल ने यह पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है, इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जैसे F1 में इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया गया। जिसका प्रभाव दिख गया उसे प्रभावी कहा गया, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया उसे अप्रभावी कहा गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बौनेपन का कारक के ऊपर प्रभावी होता है। कैपिटल टी लंबाई वाला जीन बौनेपन के ऊपर प्रभावी है। जिन अन्य लक्षण युग्मकों का उन्होंने अध्ययन किया वहां भी यही पाया। प्रभाविता और अप्रभाविता के संकल्पना को याद रखने के लिए यह सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षर का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए डी का प्रयोग ना करें। जैसे डॉर्फ होता है डी से डॉर्फ, और कैपिटल टी से टॉल होता है, तो ऐसा प्रयोग ना करें क्योंकि इसको याद रखना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, लंबाई के लिए हमेशा कैपिटल टी और बौनेपन के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया जाता है। टी और डी एक ही जीन लक्षण के एलील हैं या नहीं हैं। समयुग्मजी मामलों में एलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और विषम युग्मजी मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रित जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है, क्योंकि इसमें एक लंबाई वाला जीन है और एक बौनेपन वाला जीन है, इसीलिए कैसा है, विषम युग्मजी है। अतः इसे एकल संकर कहा जाता है। जितना अभी तक हमने देखा यहाँ पे एक लक्षणों को लेकर अध्ययन किया गया, इसीलिए इसे एकल संकर या मोनो हाइब्रिड कहा जाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस को एक संकर संकरण
मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इस प्रेक्षण से अप्रभावी जनकी विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे का युग्मक उत्पादन करते हैं, जनकी जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही एलील युग्म में प्रेषित होगा। एलीलों का यह वियोजन यादृच्छिक रैंडम होता है और युग्म में से कोई एक एलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे कैपिटल टी के पौधे जो होते हैं उसके युग्मकों में कैपिटल टी एलील और बौने में स्मॉल टी पौधों के युग्मकों में स्मॉल टी एलील होता है। निषेचन के समय ये दोनों एलील कैपिटल टी एक सेकेंड कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से और स्मॉल टी दूसरे जनक के अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके ऐसे युग्म जो जाइगोटों का निर्माण करते हैं जिनमें कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। दूसरे शब्दों में संकर कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। क्योंकि इन संकरों के विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, इन पौधों में विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहा जाता है। पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन से, पनेट वर्ग आरेख जैसे अभी हमने बताया था, इसको इस तरह से हमने क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इस तरह से अगर आप क्रॉस कराते हैं तो इसे हम पनेट वर्ग कहते हैं। पनेट वर्ग आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों के उत्पादन, युग्मनजों जाइगोटों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रितानिकी आनुवांशिकी विद रेजिनाल्डी सी पनेट ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना के लिए बनाया गया था। सभी संभाव्य युग्मजों की सबसे ऊपर की कतार बनाई बाईं तरफ से स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजकों के प्रतिरूपण नीचे वर्गों में बक्सों में किया जाता है। सारे का सारा आरेख इस वर्ग की शक्ल में जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये पनेट वर्ग ही है। पनेट वर्ग में जनकी लंबे कैपिटल टी बौने स्मॉल टी पौधे इसके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर अंड और मादा पराग के द्योतन के लिए क्रमशः, यहाँ पे ये वाला सिंबल जो है ये मेल का है और ये वाला फीमेल का है। के प्रतीकों को काम में लाया जाता है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाते हैं और बार बार जो संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न होते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप यहाँ पे कैपिटल टी के परागकणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना होती है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल टी के जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। संयोग आधारित निषेचन का परिणाम यह होता है कि जो
जाइगोट उत्पन्न हो रहे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप के हो सकते हैं। आगे है पनेट वर्ग में आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन परिणाम स्वरूप 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप के पैदा होते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों पौधों में भेद नहीं किया जा सकता है। अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी के केवल एक ही लक्षण, जैसे इस कैपिटल टी लंबे अभिव्यक्त होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि लक्षण लंबा पौने लक्षण अर्थात एलील टी के ऊपर प्रभावी होता है। इसी लक्षण प्रभाविता का असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो, और F2 के जो पीढ़ी होती है उसमें 3/4 पौधे लंबे, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/4 कैपिटल टी और स्मॉल टी हो, और 1/4 जो होता है कैपिटल टी हो और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी हो। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 1/4, जिसमें से कैपिटल टी और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 ठिगने मतलब बौने स्मॉल टी। दूसरे शब्दों में यहाँ पे अनुपात जो होगा कैसा होगा, 3:1 होगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होगा। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से यहाँ पे जो नियम निकल के आया उसे प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बिना लाइक किए हुए वीडियो देख के चुपचाप चले जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हमें भी ऐसा एहसास हो कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इसमें प्रभाविता का नियम जो है यहाँ पे जो निकल के आया है, लक्षणों का निर्धारण कारक तथा विभक्ति इकाइयों द्वारा होता है। कारक जोड़े में होते हैं। यदि कारकों के जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। यहीं से प्रभाविता का नियम निकल के आ रहा है, जो F1 जनरेशन था वहीं से। F1 में केवल एक जनक के लक्षण प्रकट होना और F2 में दोनों जनक के लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। इनमें से स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। अगला है विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F2 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता है। यद्यपि जनकों में से दोनों अलील विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील सदस्य वियोजित हो जाते हैं और युग्मक के 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है। सयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी द्वारा उत्पन्न 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिनमें से समान अनुपात में एक एक अलील होता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये समान अनुपात में था, बाकी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो था वो 50% था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे उनको भी इस वीडियो का इस चैनल का जो वीडियो आएगा आपके क्लास से रिलेटेड